हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स में इजी बाय यश में। लास्ट टाइम हम न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ रहे थे, तो अभी कंटिन्यूशन में हम नहीं चलाएंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस। आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा, आपके न्यूमेरिकल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस दोनों को साइड बाय साइड हम चलाते रहेंगे। कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की भी काफ़ी आ रही थी, तो जैसे आज इसका एक लेक्चर बना दिया, फिर अगले 2 लेक्चर रहने के बना दिए, ऐसे क्या ऐसे चलता रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। तो आज का हमारा जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इसमें मैं आपको पहले ब्रीफली बता देता हूँ कि आपकी यूनिवर्सिटी यानी कि MDS यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपके जो हैं कोर्स में आपके चैप्टर हैं टोटल 7 चैप्टर, है ना। जिसमें कि आपका पहला चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो हम आज स्टार्ट करेंगे। फिर है आपका कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन चैप्टर, कन्फॉर्मल मैपिंग चैप्टर, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ कॉशी इंटीग्रल थ्योरम। तो ये जो आपके 5 चैप्टर हैं, ये तो जो है मेन चैप्टर, जिसमें कि आपका 95% ऑफ द पेपर जो है सेट होता है। जो बाकी तो जो 2 चैप्टर बचे हैं, सेट्स इन कॉम्प्लेक्स प्लेन और कॉम्प्लेक्स फंक्शन लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो देखो, ये 2 चैप्टर क्या है, आपकी जो रियल एनालिसिस की किताब है उसमें ये चैप्टर डिटेल में दे रखे हैं। तो यहाँ तो क्या है, इनके ऊपर मेरे हिसाब से तो आपके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हैं खाली इस चैप्टर में, जो डेफिनेशंस वगैरह हैं और 1.5 और 3 नंबर के हिसाब से, क्योंकि पहली बात तो इसमें आते भी 1.5 और 3 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन तो मैंने आज देखा नहीं इस चैप्टर में से कोई आया है। तो आप इन 2 चैप्टर अगर कम्प्लीटली छोड़ भी देंगे तो भी कोई बड़ी डील नहीं है। आप ये बाकी के जो 5 चैप्टर हैं यही आप कर जाएँ, बहुत है, मोर देन इनफ। तो अब हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। भाई, हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बनी किससे होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर से ऑब्वियसली। तो हम पहले देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। भाई, नंबर ऑफ द फॉर्म z इक्वल्स टू x प्लस आटा वाई। अगर हमको कोई भी नंबर इस फॉर्म का दे रखा है तो उसे हम कहेंगे कि वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जहाँ x जो है ये REZ। इसका मतलब क्या है, यानी कि ये जो x है ये इस z का रियल पार्ट है ना, यानी कि रियल नंबर है ना। और ये जो y जो है ये है इमेजनरी z, है ना, क्योंकि ये आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। आयोटा हमारा एक इमेजनरी नंबर है, तो यहाँ जो हम कह रहे हैं y जो है उसको हम इमेजनरी z कहेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि y जो है ज़रूर इसकी वैल्यू √2 हो या ऐसा समथिंग हो। भाई, से ये हमारा एग्जांपल है ना। तो यहाँ ये 3 जो है हमारा रियल नंबर है, 4 भी हमारा रियल नंबर है, लेकिन इसको हम जब बोलेंगे तो यहाँ हम 3 को बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ द z और 4 को बोलेंगे इमेजनरी पार्ट ऑफ द z। तो मेरा मतलब ये है कि इमेजनरी पार्ट ऑफ द z कहने का मतलब ये नहीं है कि वो नंबर खुद इमेजनरी है या इरेशनल नंबर है ना। ठीक है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन हो गई। अब सेकंड चीज़ पे हम आते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, है ना। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, अगर हमारे को z बराबर x प्लस आयोटा वाई जो हम मानते हैं, अगर हम उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यानी कि z बार लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी x माइनस आयोटा वाई। देख क्या लिखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर x माइनस आयोटा वाई इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ दिस z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई एंड डिनोटेड बाय z बार। यानी कि इस नंबर का कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा वाई होगा और इसे हम डिनोट करेंगे z बार से। यानी कि आज के बाद हमको कभी भी किसी का भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालने को आए तो आप वो जो है कॉम्प्लेक्स नंबर हमको अगर z गिवन है तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा z बार। और अगर आपको a प्लस आयोटा बी या x प्लस आयोटा वाई करके कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो उसका कॉन्जुगेट होगा x माइनस आयोटा वाई। जो बीच का जो साइन है, अगर प्लस है तो आप माइनस कर दीजिए और माइनस है तो आप प्लस कर दीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है आपको, 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस आयोटा। ठीक है भाई। अब
ये लिख रखा है SPCL यानी कि स्पेशल प्रॉपर्टी। ये दो आपको स्पेशल प्रॉपर्टी हैं, इनके डेरिवेशन वगैरह आपको नहीं ना आते हैं ना ध्यान रखना है, बस आपको ये प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास कोई दो नंबर हैं, भाई आपको याद है मैंने आपको NA में एक चीज़ बताई थी कि जो ऑपरेटर होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ना, कि वो दोनों फंक्शंस पे इक्वली ऑपरेट होता है ना। तो आप ऐसा मानिए कि ये जो कॉन्जुगेट का जो साइन है, अगर दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई में है और उन पर अगर होल कॉन्जुगेट ओवरऑल जैसे ये होल कॉन्जुगेट लगा हुआ है, तो ये जो कॉन्जुगेट है ये दोनों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास ऐसा अगर लिखा है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है मॉड करके होल स्क्वायर आएगा। अब ये जो मॉड है ये क्या चीज़ है, ये हम अभी आगे हम पढ़ेंगे, है ना। तो ये आपको जो दोनों प्रॉपर्टी जो है ये आपको याद करनी, क्योंकि खासकर ये वाली प्रॉपर्टी ये दूसरी वाली ये आपके ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस में ये काम आती है ना। अब ये पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, क्योंकि ये कई बार आ चुका है कि पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है ना। सीधे डेफिनेशन लिखने को भी आ सकती है कि इफ़ r theta are polar coordinates of a point xy of a complex number in argand plane, then modulus of z is given by this। यानी कि मतलब क्या कि भाई r theta r पोलर कोऑर्डिनेट्स हमने बोला है ऑफ अ पॉइंट xy, भाई कार्टेशियन प्लेन में हम किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं x, y से। और अगर हम आर्गन प्लेन जो उसका नाम होता है, जैसे कार्टेशियन प्लेन नाम होता है XY के लिए, वैसे पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए आर्गन प्लेन नाम होता है। उसमें हम किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे वो होगा r थीटा। तो अगर हमारे पास कोई पॉइंट XY है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग या उसका जो पोलर कोऑर्डिनेट्स है वो अगर हमारे पास r थीटा है, तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हमको गिवन है उसका जो मॉड्यूलस है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे r से, और उसकी वैल्यू होगी ये √x² + y², है ना। भाई क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि भाई आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, है ना, और आपको बोला कि जैसे z = 3 + 4 आया है ना, और अगर आपको बोला है कि इसके लिए आप मॉड्यूलस निकालो, है ना। तो मैंने से आपको ऊपर बताया था कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पहले आप आइडेंटिफाई करिए, और √x² + y² दोनों को होल स्क्वायर करके ऐड करके रूट ले लीजिए, तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस होगा, ठीक है भाई। और एक ही आपने टर्म पढ़ी होगी एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट, दोनों का मतलब सेम ही है। अगर आप थीटा बराबर tan इनवर्स y/x करते हैं, यानी कि tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z करके जो आपके पास tan इनवर्स लेंगे, जो आपके पास एंगल की वैल्यू आएगी वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट कहलाएगा। अब आपने ये दो फॉर्मूले पढ़े होंगे, है ना, और आपने सीधे दो फॉर्मूले याद भी कर लिए होंगे, लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि फॉर्मूले भाई आए कैसे। बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, कह लीजिए ये मान लो हमारे पास एक पॉइंट है जिसके कार्टेशियन में जो कोऑर्डिनेट है XY है, और इसको पोलर में इसके r थीटा कोऑर्डिनेट्स है ना। r जो है इसका मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमको जो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उससे ओरिजिन तक लेकर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो जो डिस्टेंस होगी वो हमारी मॉड्यूलस होगी, है ना। फिर यहाँ से हमने ये जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली, है ना, तो हमारे पास अब टोटल एक ट्राइंगल बन चुका है OAB ट्राइंगल, हमने इसको एक मान लिया है ना। इसको हमने अभी इसको आप x = r cos थीटा अभी मत मान, इसको आप खाली मानिए कि ये जो हमारी डिस्टेंस है ये खाली x है, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको आप खाली y मान लीजिए, है ना। अब हमको x और y की वैल्यू निकालनी इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा। तो देखो चूंकि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल में जब हम साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, तो आप सीधा देख सकते हैं परपेंडिकुलर की वैल्यू BA है और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू OB है। तो जब हमने बोला साइन थीटा बराबर BA/BO, है ना, तो साइन थीटा बराबर BA की वैल्यू हमारे पास y है जो हमको अननोन है, हमको निकालनी है, और BO की वैल्यू जो मॉड्यूलस है वो है हमने r जो मानी है, हमने r यहाँ लिख दी। तो यहाँ से हमारे पास आई y = r sin थीटा। और सिमिलरली इस ट्राइंगल जब हम cos का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो x = r cos थीटा। तो एक
ये आपका डेढ़ नंबर में आ भी सकता है कि ये शो दैट कि एक्स और वाई की वैल्यू आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, वैसे आएगा नहीं लेकिन आना आपको चाहिए कि भाई ये आता कैसे है ना। और ये जो है ये आपका जो है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये भी आपके भाई इसे भी कुछ अब मेरे को एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है, लेकिन ये आपके क्वेश्चन ऐसा आया था कि राइट द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड राइट इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म, है ना। तो अब उसमें तो क्या आपको डायरेक्ट लिखना था, हो सकता है आपको बोल देंगे डिराइव भी कर दो। तो z बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई हमको जो है कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, एक्स और वाई की हमने वैल्यू निकाल ली है तो हमने यहाँ वो पुट कर दी, है ना। हमने यहाँ से r कॉमन लिया, है ना। और cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को बखूबी जानते हैं कि इसका जो है हम इसको e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा लिखते हैं। तो ये z बराबर r e की पावर आयोटा थीटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको बार नेम याद रखना पड़ेगा कि पोलर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म और पोलर फॉर्म क्या होती है। आपको ये याद रखो, ये 1 2 3 ये और एक ये, है ना। अब नेक्स्ट हम आते हैं मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो मैंने आपको कहा था कि हम आगे पढ़ेंगे कि एक्चुअली है क्या। वैसे तो हमने ऊपर पढ़ लिया अभी कि अगर z बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका जब हम अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर z का प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z करेंगे होल स्क्वायर, तो जो नंबर आएगा वो इस z कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारे पास मॉड्यूलस होगा। और हम उसको मॉड z ऐसे दो डंडियों के बीच में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वही अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जांपल 3 - 4 आयोटा है तो इसका जो मॉड z होगा वो हमारे पास होगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी कि 5, है ना। अब एक ये स्पेशल प्रॉपर्टी कि मॉड z का स्क्वायर बराबर z बार, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया ही था। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने स्पेशल इसलिए लिख रखी हैं क्योंकि ये क्या आपके डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस में बिल्कुल काम आती हैं, है ना। अब ये तो हुआ हमारे इंट्रोडक्शन जिसे कह सकते हैं। अब जो मेन चैप्टर की जो शुरुआत है तो अब हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़। तो इसे आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आ भी चुका है ना। तो हमारी ये 4 जो है ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़ है ना, जिसमें से मैं आपको शुरू की 2 करके बताऊँगा, ए और बी, और सी और डी आप खुद ही कर लेंगे क्योंकि मैं आपको उनका तरीका बता दूंगा, करना आपको खुद ही को है ना। क्योंकि बुक में आप देखोगे तो आपको सीधा ए और डी करके दिखा रखा होगा, बी और सी नहीं कर रखा होता है ना। तो सबसे पहले हम ए पे देखते हैं कि हमको प्रूव करना भाई मॉड z1 प्लस मॉड z2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू मॉड z1 प्लस मॉड z2। अब देखो, अब मैंने आपको बोला था कि ये वाली प्रॉपर्टी आपके क्वेश्चंस में काम आएगी, तो हम शुरुआत इसी से करेंगे कि भाई हम जानते हैं यानी कि वी नो दैट मॉड z का स्क्वायर इक्वल्स टू z बार, ठीक है ना। अब ये हमने क्यों करी, क्योंकि हमको इसका मॉड का स्क्वायर करना है। तो या तो आप अगर सीधा यहीं से शुरुआत करते हैं तो आपको ये प्रॉपर्टी यहाँ ब्रैकेट में लिखनी होगी, या आप यहाँ से प्रॉपर्टी से लिख के शुरुआत कर सकते हैं। दोनों सही तरीके हैं, दोनों में कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो अब इनको हम स्टैंडर्ड कैटेगरी का मानते हैं। भाई मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड कैटेगरी के क्वेश्चंस क्या होते हैं कि भाई आपको उनका स्टार्टिंग आपको याद रखनी पड़ेगी, है ना, कि बिना अगर आपको स्टार्टिंग भूल गए तो आप क्वेश्चन फिर नहीं कर पाओगे। तो हमने क्या किया, मॉड z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर किया। इस प्रॉपर्टी के अनुसार हमने इसको खोला तो ये क्या हो गया, z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 का बार। जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह मान सकते हैं। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर पर बराबर तौर से जो कॉन्जुगेट का साइन है आ जाएगा। अब सिंपली आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो z1 बार और फिर ये z1 बार, फिर ये z2 बार और z2 बार, ठीक है ना। अब क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया था कि यहाँ देखो कि z बार बराबर मॉड z का स्क्वायर, है ना। तो ये जैसे देखो जैसे मैं आपको जो बताता जा रहा हूँ कि सारी प्रॉपर्टीज आपके कोशिश में काम आती जा रही हैं। तो z1 बार क्या होगा, मॉड z1 का स्क्वायर। फिर ये z2 बार ये होगा मॉड z2 का स्क्वायर। जो आपकी एक जैसी टर्म है आप उनको एक साइड ले लीजिए। फिर ये z2 बार है तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी काम आएगी क्योंकि z1 और z2 अलग अलग है ना। फिर z1 बार, है ना। अब हमने z1 बार को हमने लिखा है z1 बार का होल बार। तो देखो
अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं z बार का होल बार, है ना। तो इससे क्या होगा, आप ऐसा मान लीजिए कि अगर आप किसी नंबर को अगर उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ ये जो हाँ कॉन्जुगेट से कॉन्जुगेट जो है वो कैंसिल हो गया है ना। तो अब आप रीचेक करेंगे तो z1 z2 बार का जब आप वापस कॉन्जुगेट लेंगे, है ना, तो देखो अब वापस कॉन्जुगेट लेंगे तो ये जो बार है z2 है किसक के z1 पर आ जाएगा, है ना, और ये z2 बिना बार के हो जाएगा, यानी कि z1 बार z2 हो जाता है ना। तो जो हमारी ये जो है ये नंबर वापस आ जाता है ना। इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में, इसी के फॉर्म में लिखने के लिए हमने इसको वापस ऊपर एक डबल बार लगाया। ठीक है भाई। अब देखो अब इसके बाद क्या हुआ है, ये तो दोनों तो एज इट इज़ आ गया। अब इन दोनों को जो हमने लिखा है 2 रियल z1 z2 बार, है ना, क्योंकि z1 z2 बार का हमको जो है खाली रियल जो है हमको पार्ट चाहिए था, है ना, या हमको उसके इमेजिनरी पार्ट से ट्रीट नहीं करना है ना। तो यहाँ हमने इसको 2 रियल z1 z2 बार लिख दिया। अब हमारी प्रॉपर्टी होती है कि मॉड z जो होता है वो रियल, कोई भी जो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है वो उसके रियल पार्ट से जो है वो बड़ा ही होता है। ठीक है ना। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपका एग्जांपल है कि z बराबर 3 + 4 आयोटा, है ना। इसका आप अगर मॉडुलस लेंगे तो √3² + 4² यानी कि 5, जो कि बड़ा है रियल z, इसका क्या है 3, है ना। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ प्रूव होती है। तो अब हमने इसको जो है, चूँकि मॉड z बड़ा है ना, तो अब हमने यहाँ इसको, यहाँ ये जो चीज़ है हमने इसकी जगह ये लिख दिया इस प्रॉपर्टी से, तो ये वाली चीज़ इससे बड़ी हो जाएगी, है ना। ठीक है भाई। अब हमने वापस क्या किया कि यहाँ से जो है हमने मॉडुलस जो है अलग अलग कर लिया। अब ये कह सकते हैं भाई ऐसे कैसे मॉडुलस अलग कर दिया, तो देखो आप एक प्रॉपर्टी ध्यान रखो, है ना, कि मॉड z1 z2 = मॉड z1 × मॉड z2 होता है ना, और मॉड z बार बराबर होता है मॉड z के, है ना। ये आप दो प्रॉपर्टी ध्यान रखिए, है ना। तो यहाँ से क्या होगा कि जैसे हमने इसको यहाँ से खोला तो ये मॉड z1 अलग हो गया, और मॉड z2 बार बराबर, चूँकि यहाँ मॉड z2 होगा तो इसलिए हमने इसको यहाँ मॉड z2 अलग अलग लिख दिया। ठीक है भाई। अब a + b² हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है इसको हम कैसे लिखते हैं, a² + b² + 2ab, है ना। तो ये हमारे पास उसी फॉर्म की बन रही थी, तो इसको हमने लिख दिया मॉड z1 + मॉड z2 का होल स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास मॉड z1 + मॉड z2 का होल स्क्वायर था, तो हमने यहाँ से जो है ये स्क्वायर से ये स्क्वायर ये कैंसिल कर दिया, और ये मॉड z1 + z2 = z1 + z2 ये आपका आ गया। अब ये प्रॉपर्टी जो थी ठीक थी, अच्छी थी, एग्ज़ाम के हिसाब से 3 नंबर में भी आ सकती है, आपके बड़े में भी आ सकती है। अब देखो ये वाला जो डी प्रॉपर्टी है ये आपकी सिमिलर वे में जो है ये ए प्रॉपर्टी की तरह ही है। भाई आपको अब डी प्रॉपर्टी में करना क्या, यहाँ आपको प्लस की जगह माइनस लगाना है ना। मैं आपको बताता जा रहा हूँ, इसलिए मैंने बताया था कि आप एज इट इज़ जो है आप इसे क्वेश्चन की तरह डी पार्ट भी कर सकते हैं। यहाँ माइनस लगाइए, फिर आप यहाँ इस जगह माइनस लगाइएगा, इस जगह माइनस लगाइएगा, फिर यहाँ माइनस वापस आएगा, फिर यहाँ माइनस, फिर आप इनको मल्टीप्लाई करिएगा। ये सब आपकी जो टर्म है जो भी साइन के अकॉर्डिंग आ रही है ना, यहाँ तक आप आ जाएंगे, है ना। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ बस आपको खेल ये करना है कि बस डी पार्ट में क्या है, यहाँ ये वाला साइन आ जाएगा, है ना। उसके बाद ये वाला साइन चलता रहेगा, ये वाला साइन चलता रहेगा, प्लस की जगह यहाँ माइनस, यहाँ भी प्लस की जगह जो है माइनस आएगा, और यहाँ जो है अल्टीमेटली जो है यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ भी जो है आपके माइनस आएगा, है ना। तो ये आगे आपको समझ में बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसलिए आपको बुक में ए और डी पार्ट जो है दोनों करके दिखा रखें। अब जो आपको पार्ट नहीं करके दिखा रखे बी और सी, वो कैसे करना है, जब हमको बी पार्ट प्रूव करना है ये वाला। अब मैंने इसमें क्या लिखा, पढ़ो। सबसे मैंने लिखा प्रूव ए, है ना, यानी कि फिर उसके बाद पहले एक बार देख लेते हैं, देन रिप्लेस z2 बाय -z2। तो देखो इसका मतलब क्या, जो हमने पहला पार्ट ये जो प्रूव किया है ये वाला, अगर आपके पास ये प्रूव करने को आ जाती ये वाली बी पार्ट, तो आपको अगर 1.5 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको सीधा ये बोलना है कि हम जानते हैं ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, उसके बाद z2 को -z2 से रिप्लेस करना है।
अगर 3 नंबर में प्रॉपर्टी आ जाती है तो आप खाली इसको डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको ये पूरी प्रॉपर्टी जो है ये वाली आपको डिराइव करनी पड़ेगी। उसके बाद हम लिखेंगे, इसके बाद हम बोल रहे हैं कि हम Z2 को -Z2 से रिप्लेस कर रहे हैं, तो Z1 प्लस यहाँ -Z2 आया और यहाँ भी जो है -Z2 आ गया। अब मॉड ऑफ -Z2 तो Z2 ही रहेगा और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये हमारी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। तो अगर आपके पास 1.5 नंबर में क्वेश्चन है तो आप सीधा बोलिए कि हम ये जानते हैं, है ना, और उसके बाद अब ये वाली चीज़ कर लीजिए। अगर आपके पास 3 या बड़े क्वेश्चन में 7.5 में जो आएगी नहीं, वैसे मोस्ट प्रोबेबली 3 में ही आएगी, तो आपको पहले वाली ऊपर वाली प्रॉपर्टी ए प्रूव करनी है, उसके बाद ये प्रूव करना है। और सिमिलरली अगर आपके पास ये वाली चीज़ आती है प्रूव करने को, तो सबसे 1.5 नंबर में तो आप डायरेक्टली बोलेंगे हम ये जानते हैं ये वाली चीज़, है ना। उसके बाद अब आप बोल देना कि अगर इसके बाद हम बोल देंगे वही सेम चीज़ Z2 को -Z2 से रिप्लेस करने पर, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारी ये जो है ये वाली आ जाएगी। अगर 3 नंबर में आता है तो पहले आपको ये वाली प्रूव करनी पड़ेगी डी पार्ट। उसके बाद आप सी के लिए जो है Z2 को -Z2 से रिप्लेस करें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा मेन उद्देश्य करवाने को ये था कि बच्चों को क्या बी और सी पार्ट में क्या कन्फ्यूजन रहता है कि बुक में दिया नहीं है, हम करेंगे कैसे, है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके बारे में ऊपर हमने पढ़ ही लिया, लेकिन फिर एक बार थोड़ा सा आपको ब्रीफ रिकैप दे देता हूँ कि इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं AMP-Z या आर्ग्यूमेंट Z से, है ना। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z बराबर x प्लस आयोटा y है, तो उसका जो एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट होगा वो tan इनवर्स y बाई एक्स, यानी कि tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z अपॉन रियल पार्ट ऑफ Z। ये एक प्रॉपर्टी है, स्पेशल प्रॉपर्टी, जबकि क्वेश्चन में काम आएगी कि किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन का आर्ग्यूमेंट जो है वो उनके सेपरेटली कॉम्प्लेक्स नंबर के जो है आर्ग्यूमेंट का सम के बराबर होगा। अब ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। देखो, टीचर आपको 1.5 नंबर में ऐसे क्वेश्चन देगा ना, तो उसको ये मतलब नहीं कि आप वो आंसर डायरेक्टली लिखते हैं, आंसर डायरेक्टली लिखोगे ना ये, तो वो क्या आपके नंबर काटेगा। ये बच्चे पूछते हैं गलत कैसे हुआ, वो ये नहीं देखना चाहता, वो ये देखना चाहता है कि आपको यहाँ से ये जो प्रॉपर्टी है और ये वाली प्रॉपर्टी ये आपको आती कि नहीं आती, वो प्रॉपर्टी आपको चेक करना चाहता है कि आपको प्रॉपर्टी समझ में आई है कि नहीं आई है ना। तो एम्पलीट्यूड Z आयोटा, अब चूँकि मैंने आपको बताया था कि एम्पलीट्यूड या आर्गूमेंट बराबर होते हैं और कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड उसके सेपरेटली कॉम्प्लेक्स नंबर के एम्पलीट्यूड के बराबर होता है सम के। तो ये देखो, यहाँ एम्पलीट्यूड Z प्लस एम्पलीट्यूड आयोटा हो गया। अब मैंने इसको लिखा है एम्पलीट्यूड Z प्लस π/2, है ना। अब देखो दो तरीके, यहाँ तो आप एम्पलीट्यूड आयोटा को यहाँ अलग से पहले दिखाइए, फिर उसकी वैल्यू डालिए। यहाँ आप डायरेक्ट आंसर लिख के इसकी वैल्यू जो है यहाँ हम निकाल के दिखाते हैं। एम्पलीट्यूड आयोटा की वैल्यू π/2 कैसे, देखो अब अगर हम लिखते हैं कि मान लो हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z बराबर आयोटा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा y, है ना। ठीक है भाई, तो जिसका कि रियल पार्ट जो है हमारे पास 0 है ना, और इमेजिनरी पार्ट y की वैल्यू हमारे पास जो है ना y है। तो जब हम इसका एम्पलीट्यूड निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, है ना। यहाँ जो है एक सेकेंड, यहाँ y नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ हमारे पास 1 आएगा, है ना। तो यहाँ हमारे पास इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू जो है हमारे पास 1 है, तो एम्पलीट्यूड 0 प्लस आयोटा y, tan इनवर्स y बाय 0, tan इनवर्स y बाय x वैल्यू होती है हमारे पास एम्पलीट्यूड z की। तो जैसे हमने tan इनवर्स 1/0 रखा तो tan इनवर्स इन्फिनिटी आया, और tan इनवर्स इन्फिनिटी की हम जो हमारी टेबल है ट्रिग्नोमेट्री टेबल, उससे हम जानते हैं इसकी वैल्यू जो है वो π/2 आती है। इसलिए जो है एम्पलीट्यूड आयोटा की वैल्यू जो है π/2 आती है। अब एक आपके बुक में दे रखी है डी मोइवर्ट्स थ्योरम, ये हो सकता है आपको 1.5 नंबर में डायरेक्ट लिखने को आ जाए। बुक में इसका कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं, लेकिन आप इसको सीधा जो है याद रखिए। आज की क्लास का जो हम लास्ट जो है टॉपिक वो हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ये आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है इस साल आपके आ भी जाए, है ना। एक बात ध्यान रखिएगा, जो आपके लास्ट 2020 का जो पेपर है उसको आप देखिए, लेकिन उतनी प्रेफरेंस मत दीजिएगा ना। मेनली आप प्रेफरेंस दीजिएगा 19, 18, 17, 16 ये 4 साल की, क्योंकि चूँकि अब टाइम है नहीं ज़्यादा भाई। एग्ज़ाम आप मानेंगे चलो आपके अगस्त से पहले नहीं होंगे, है ना, तो आपके पास अभी टाइम है अच्छा खासा 2 महीने का, उसको तैयारी कीजिए। लेकिन टीचर अभी ऐसा पेपर नहीं बनाएगा कोई टफ सा, है ना, वो मेनली प्रीवियस ईयर से ही बनाएगा पेपर, ये इतना कन्फर्म है ना।
तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हम देखते हैं, तो हम बोलेंगे माना हमारे पास कोई दो पॉइंट है AZ1 और BZ2, है ना, और हमारे पास एक पॉइंट है PZ जो कि AB लाइन को ज्वाइन करने पर या तो उस लाइन AB लाइन के इंटरनली एग्जिस्ट कर रहा है एक्सटर्नली, यानी कि भाई हमको कोई दो पॉइंट दे रखे AZ1 और BZ2, है ना, और हमको कोई PZ कोई भी जनरल पॉइंट दे रखा है ना, ऑन द लाइन। अब देखो जनरल पॉइंट ऑन द लाइन है तो हो सकता है AB के बीच में हो सकता है उस लाइन के बाहर हो, है ना। तो अब इसमें हम दो केस मानेंगे। मैंने क्या लिखा, अकॉर्डिंगली यस PZ टेकन एक्सटर्नली और इंटरनली, है ना, यानी कि PZ को हम या तो एक्सटर्नली या इंटरनली हिसाब से लेते हैं तो हमारे जो है एम्पलीट्यूड यानी कि आर्ग्यूमेंट Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 की जो वैल्यू है या तो पाई आएगी या ज़ीरो आएगी, है ना, ठीक है। अब चूँकि ये पाई और ज़ीरो जो है दोनों रियल है ना, तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट अगर रियल आ रहा है यानी कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो ज़ीरो होगा, है ना। तो अब चूँकि इसका इमेजिनरी पार्ट जो है ज़ीरो है, तो अब आपको ये पता रहनी चाहिए दो प्रॉपर्टी कि x बराबर Z प्लस जेड बार अपॉन टू और y बराबर Z माइनस जेड बार अपॉन टू आयोटा। क्योंकि देखो अगर आप z की वैल्यू है x प्लस आयोटा y रखोगे तो z बार क्या होगा x माइनस आयोटा y, तो आप उसको जब काटोगे तो और ये करोगे तो x आएगा। और सिमिलरली यहाँ x प्लस आयोटा वाई x माइनस आयोटा वगैरह का इनको माइनस करके अपॉन टू आयोटा करोगे तो आपके पास y की वैल्यू आएगी। तो चूँकि इसका इमेजिनरी पार्ट जो है ज़ीरो है तो हमने यहाँ ये वाला फॉर्मूला लगा के इसको ज़ीरो कर दिया। 1/2 आयोटा तो कॉन्स्टेंट था वो ज़ीरो में चले गया। अब ये बराबर ये आ गया, है ना, तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। अब मैंने यहाँ तो है डायरेक्टली यहाँ से डायरेक्टली लिख दिया। अब बुक में भी क्या है डायरेक्टली लिख रखा है, लेकिन आपको डायरेक्टली से डायरेक्टली नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ डायरेक्टली लिखा तो टीचर आपके निश्चित तौर पे 3 में से आपको 1 नंबर भी टिका सकता है ना। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं नॉर्मली सीधे रट के चल जाते हैं। आपको क्या करना है बहुत इजी है, आपको पहले इनको पूरा तौर पे मल्टीप्लाई करना है ना। आप इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए, अलग अलग टर्म्स को लिख लीजिए। अब आपको स्मार्टनेस क्या दिखानी है, आपको जो है ये डायरेक्ट आंसर जो है आपको याद रखना है। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि आपको इनको मल्टीप्लाई करने के बाद सबसे पहले आप z की टर्म्स को एक साथ ले लीजिए जिसमें z का कॉमन आ रहा है, फिर z बार की टर्म्स को ले लीजिए और कॉन्स्टेंट को अलग लिख लीजिए, और उसके बाद आप आंसर को इसी फॉर्म में जमा के लिख लीजिए। तो इससे क्या होगा, उसको टीचर को ये भी लगेगा कि आपने मल्टीप्लाई करके बाकायदा इसको सॉल्व भी कराया और आपके आंसर का याद हो गया और आंसर सही का सही हो गया, है ना। अब ये तो हुआ कि कोई दो पॉइंट्स हमको गिवन है ना, और हमको जनरल फॉर्म में इक्वेशन निकालनी है। अगर हमको लाइन की जनरल फॉर्म निकालनी है ना, ये भी क्वेश्चन आता है साथ के साथ, पूरा एक ही क्वेश्चन बन के आता है कि दो पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर के ज्वाइन करने में लाइन की इक्वेशन निकालिए और उसकी जनरल फॉर्म निकालिए। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे कि इसको आप इक्वेशन 1 डालिए, आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय आयोटा बोथ साइड्स, ये आप लिखेंगे बकायदा, है ना। तो आप यहाँ आयोटा से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ आयोटा z, यहाँ आयोटा z बार, यहाँ आयोटा इससे पूरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना। तो अब हमने माना कि माइनस आयोटा Z1 माइनस Z2 यानी कि ये टर्म माइनस आयोटा Z1 माइनस Z2 तो इसको हमने b मान लिया। तो इसका जब हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो Z1 माइनस Z2, है ना। हाँ एक सेकेंड, हाँ तो जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे इसका, तो ये क्या होगा, इस पर होल पे कॉन्जुगेट आ जाएगा, फिर कॉन्जुगेट दोनों पे डिवाइड हो जाएगा तो Z1 बार माइनस Z2 बार, और माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट आयोटा हो जाएगा, है ना। तो ये फिर हो जाएगा b बार, यानी कि ये आयोटा Z1 बार माइनस Z2 में बस b बार बन गया। तो ये दोनों टर्म्स का तो हमारे पास जो है पता पड़ गया कि एक हो जाएगा BZ और एक हो जाएगा b बार Z, है ना। एक हो जाएगा b बार Z और एक हो जाएगा BZ बार। अब बात आती है ये कांस्टेंट जो है इसको कैसे डील करेंगे। तो देखो चूँकि मैंने आपको ऊपर उस ट्रायंगल इनइक्वालिटी में बताया था कि हम Z2 Z1 बार को Z1 Z2 बार का होल बार करके लिख सकते हैं, है ना, और कैसे लिखा था वो भी हमने बताया था। अब देखो वहाँ और यहाँ डिफरेंस क्या है, वहाँ यहाँ जो साइन था वो प्लस था, इधर माइनस की नहीं इधर प्लस था, तो वहाँ हमने लिखा था 2 रियल Z1 Z2 बार, और यहाँ चूँकि दो नंबर जो है माइनस में है ना, तो आप इन दोनों का जो माइनस में है वो आएगा 2 आयोटा इमेजनरी Z1 Z2 बार, है ना। वहाँ आयोटा नहीं था और वहाँ इमेजनरी था, वहाँ रियल था, है ना। और चूँकि ये माइनस में है
तो यहाँ आएगा 2 आयोटा इमेजिनरी Z1 Z2 बार, एक आयोटा बाहर है ही। अब आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर यानी कि -1 हो गया, तो -2 इमेजिनरी Z1 Z2 बार। अब इमेजिनरी ऑफ Z1 Z2 बार को हमारे पास कोई नंबर होगा, कोई रियल नंबर, और -2 इंटू दैट रियल नंबर हमारे पास कोई रियल क्वांटिटी होगी। अब इसको हमने मान लिया C नंबर मान लिया, है ना। तो अब हमारे पास ये जो B बार आया था इसकी वैल्यू ये इंटू Z प्लस इसकी वैल्यू भी ये BZ बार प्लस C बराबर 0। ये हमारे पास होगी जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन। एग्जाम में आपको डेढ़ नंबर के हिसाब से ये दोनों डायरेक्टली याद रखनी, क्योंकि आ चुका है, डायरेक्टली आपको बोल देगा कि राइट द जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ 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 इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम आ रहा है, कई बच्चों ने कोचिंग नहीं करी है, तो उन सबको फ़ायदा मिलना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अब बाकी नेक्स्ट लेक्चर हम एन का बनाऊंगा मैं, उसमें जो नेक्स्ट और सेकंड चैप्टर है हमारा इक्वल इंटरवल ऑफ इंटरपोलेशन, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।